फ्रेंड्स वेलकम। हायर मैथमेटिक्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। सॉरी मैं गलत बोल गया, हायर फिजिक्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है अभी तक हमारे चैनल पर ओनली बीएससी हायर एजुकेशन की स्टडी कराई जा रही थी मैथमेटिक्स की, लेकिन आज से हमने डिसाइड किया है कि आज से हमारे चैनल पर हायर मैथमेटिक्स के लिए तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन अब से हम हायर फिजिक्स भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, आपकी फर्स्ट बुक है यांत्रिकी एवं तरंग गतिकी बीएससी पार्ट 1 की फर्स्ट ईयर की आपकी फर्स्ट पार्ट है। ये लेक्चर नंबर 1 है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यांत्रिकी एवं तरंग गतिकी आपकी बुक नंबर फर्स्ट। देखिए, आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं इस बुक के मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ, मेरा पढ़ाने का सिस्टम कैसा है। देखिए, मेरा थोड़ा सिस्टम अलग है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा टाइम बहुत कम रह चुका है, हमारे एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब आने जा रहे हैं। लेकिन मैंने एक ऐसा ब्यौरा तैयार किया है, मैंने इस प्रकार से एक प्लानिंग बनाई है अच्छी वाली, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। मैंने देखो क्या किया है, अगर मैं आपको इसमें पूरी बुक में, आपकी 3 बुक हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फर्स्ट बुक में कराना है, आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। आपकी 3 बुक हैं, जिसको अगर मैं चैप्टर वाइज कराऊंगा या एक एक करके कराऊंगा तो भाई पूरा साल निकल जाएगा, लेकिन फिर ये बुक पूरी हो नहीं पाएंगी। तो मैंने क्या किया है, मैंने बहुत ज़्यादा अध्ययन किया मैंने क्या किया, आपकी फर्स्ट बुक का पूरा निचोड़ तैयार कर लिया मैंने, पूरा चिट्ठा, जिसमें आपके 42 के समथिंग आपके शॉर्ट क्वेश्चन है और आपके 50 के समथिंग लॉन्ग क्वेश्चन है और आपके 50 के समथिंग आपके MCQs हैं। तो ये है मेरा ब्यौरा। देखिए, ये मेरा पढ़ाने का सिस्टम है। मैंने क्या किया है, आपकी इस फर्स्ट बुक का मैंने निचोड़ निकाला मैंने कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे एग्जाम पेपर्स, नोट्स, पुराने अनसॉल्व सब चीज़ मैंने देखी, तो उसमें मैंने जो इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन थे, आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे ओनली 42, आपके ये लॉन्ग क्वेश्चन थे। पूरी बुक की बात कर रहा हूँ मैं, चैप्टर वाइज नहीं पढ़ेंगे हम। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, मैं आपको यहाँ चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाऊँगा, मैं यहाँ पर आपको बुक के हिसाब से पढ़ाऊँगा। आपकी 3 बुकें ऐसे करके अगर आप पढ़ोगे ना तो बिल्कुल सिलेक्टेड पढ़िए, बिल्कुल सिलेक्टेड में मज़ा आएगा। देखिए, 42 में आपको शॉर्ट क्वेश्चन कराऊंगा इस पूरी बुक के, इसमें से 100% पेपर मिलेगा। 50 आपको लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा और 50 आपको MCQs कराऊंगा। यानी कि मैं चैप्टर वाइज ना पढ़ा करके आपको मैं बुक के हिसाब से पढ़ाऊंगा। पहली बुक है आपकी यांत्रिकी एवं तरंग गतिकी, जिसमें मैंने आपके 42 शॉर्ट क्वेश्चन छांट के रख लिए हैं। अगर आपको किसी को कोई सजेशन देना हो या कोई एडवाइस हो तो फटाफट से हमें कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, 42 शॉर्ट क्वेश्चन सबसे पहले हम खत्म करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन तो आपके 42 शॉर्ट क्वेश्चन है पूरी बुक में, पूरी बुक की बात कर रहा हूँ। उसमें से पहला शॉर्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, आप ये मत कहना ये कौन सा चैप्टर है, क्या चैप्टर है, बस शॉर्ट क्वेश्चन है, पूरी बुक के निचोड़ है ये। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे आज, संरक्षी बल क्या होते हैं भैया। संरक्षी बल से क्या तात्पर्य है। देखिए, जहाँ तक मुझे पता है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का दूसरा तीसरा क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप भी ऐसा ही कीजिए, पूरी बुक के चक्कर में कहीं मत फंसिएगा, कहीं भी कोचिंग भी लगाई है तो ओनली वही पढ़िए, सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़िए जो आ सकते, क्योंकि आपका टाइम बहुत कम बचा है। मार्च में एग्जाम है, आपको पता है, इसीलिए मैंने ये रणनीति निकाली है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे संरक्षी बल से क्या तात्पर्य है। इसको समझाने से पहले मैं इसकी थोड़ी लिख देता हूँ। वह बल जिसके द्वारा किसी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। पथ पर निर्भर नहीं करता है। बल के कण की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। हाँ जी, ये आपका पूरा संरक्षी बल, बड़ा प्यार से समझ में आएगा, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। क्या लिखा है मैंने, ये वह बल जिसके द्वारा किसी कण को, वह बल जिसके द्वारा किसी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उसके पथ पर निर्भर नहीं करता है। ये बात मैंने बताई है। मैंने क्या बताई है, वह बल जिसके द्वारा किसी कण को, अगर हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएं तो उसके द्वारा किया गया कार्य, उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने में किया गया कार्य, उसकी जो रास्ता होगा उस पर निर्भर नहीं करेगा। तो क्या आप बता सकते हैं ऐसा कब संभव हो सकता है या ऐसा कब होता है? अरे गौर कीजिए, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है
कि रास्ता चाहे कितना भी लंबा हो, चाहे हम ए से यहाँ तक जाना हो, छोटी सी दूरी हो, चाहे हमें यहाँ से यहाँ तक जाना हो, लेकिन हमको कार्य दोनों में बराबर करना पड़ेगा। W बराबर होगा, ये इसका मतलब ये है सबमर्सिबल का, यानी कि किसी बिंदु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, ये कोई कण है, जैसे अगर हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो उसमें जो कार्य करना पड़ता है उसके रास्ते पर निर्भर नहीं करता है। रास्ता चाहे छोटा हो, रास्ता चाहे बड़ा हो, कार्य दोनों में बराबर लगेगा। एग्जाम्पल देता हूँ उसका, एक गुरुत्वाकर्षण बल जी, जरा फीलिंग करके देखना, आपको बता देता हूँ। देखिए ये काम कैसे करता है, गुरुत्वाकर्षण बल से समझने वाले। देखिए ये कोई कण है, हवा में लटका हुआ है, यहाँ से इतना ऊंचाई पर, एक और कण है इतना ऊंचाई पर लटका हुआ है। ये इसकी एक बात तो बहुत कॉमन होती है, गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए जितना फोर्स, जितना अट्रैक्शन फोर्स, इसको अगर हम नीचे गिराएंगे तो जितनी तेजी से, जितनी स्पीड से, जितनी तेजी से, जितने अट्रैक्शन के साथ ये कण नीचे गिरेगा, उतनी स्पीड के साथ ये अगर 10 किलोमीटर ऊंचा हवा में और होगा, उतनी स्पीड के साथ ये भी नीचे, उतनी स्पीड से नीचे गिरेगा। ये गुरुत्वाकर्षण बल ये कहता है। इसके इसलिए संरक्षी बल का सबसे अच्छा उदाहरण है गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा उदाहरण भैया? ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल आप फीलिंग करके देखना, कभी भी आप एक ईंट को गिराना एक मंजिल से और एक ईंट को गिराना 3 मंजिल से, तो जितना फोर्स उस एक मंजिल वाली ईंट में लगेगा उतना ही फोर्स उस 10 मंजिल वाली ईंट में लगेगा, चाहे कितनी भी ऊंची ईंट हो। अभी आपको क्लियर ज़्यादा अच्छे से नहीं हुआ होगा। अभी देखिए इसका विपरीत एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, इसका नेगेटिव एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिए ये कोई चुम्बक है भैया, ठीक है, ये मेरे मैग्नेट, जरा फीलिंग कर रहा, ये कोई मैग्नेट है भैया, इससे थोड़ी सी दूर पर रखा हुआ है लोहे का एक गोला, इससे इतनी दूर पर रखा हुआ है लोहे का एक गोला। जरा फीलिंग करके मुझे बताना क्या भैया, जितना अट्रैक्शन इस चुम्बक के कारण पास वाले गोले पर लगेगा, क्या उतना ही अट्रैक्शन दूर वाले गोले पर लगेगा? अरे नहीं लगेगा। इसीलिए तो ये एग्जाम्पल नहीं है, इसीलिए हम चुम्बकीय बल को संरक्षी बल नहीं कह सकते, या संरक्षी बल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए इसके द्वारा ये चुम्बक है रखी, चुम्बक के द्वारा लगाया गया फोर्स, चुम्बक के द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। कैसे करता है भैया? जितना पथ छोटा होगा उतनी जल्दी आपको ये अट्रैक्ट होकर चुम्बक के पास आएगा। जितना लेंथी पथ होगा, यानी कि इसमें पथ पर निर्भर कर रहा है, जितना पथ लंबा होगा क्या उतना ही यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स कम पहुँचेगा, यहाँ पर ज़्यादा पहुँचेगा। चुम्बक के समीप जो भी गोला होगा उस पर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा कार्य करेगा चुम्बक से, जितना ही दूर होगा उस पर कम कार्य करेगा। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल में, ग्रेविटेशन फोर्स में ऐसा नहीं होता है। ग्रेविटेशन फोर्स में ऐसा होता है कि कोई पिंड हवा में 100 किलोमीटर ऊंचा यहाँ लटका हुआ है, नीचे गिर रहा है, लटका दिया है, तो कोई पिंड यहाँ लटका हुआ है तो उस पर दोनों में बराबर अट्रैक्शन फोर्स कार्य करेगा। जितनी तेजी से ये नीचे गिरेगा उतनी तेजी से ये नीचे गिरेगा। गुरुत्वाकर्षण बल में ये होता है, लेकिन चुंबकीय बल में ऐसा नहीं है। इसीलिए संरक्षी बल इसे कहते हैं कि वह बल जिसके द्वारा किसी कण को अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु से लेकर जाए तो उसके किया गया कार्य उसके पथ पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर हो रहा है? तो आइए आगे देखते हैं डेरिवेशन में क्या है। क्लियर हो रहा हो तो फटाफट से बता देना, आपकी फर्स्ट वीडियो है, ठीक। आइए देखते हैं। देखिए माना कोई कण बिंदु ए से बी तक हम 2 रास्तों से लेकर जाएंगे, लेकिन कार्य दोनों में बराबर करना पड़ेगा। क्यों बराबर करना पड़ेगा? क्योंकि मैं अभी बता चुका हूँ, इसलिए बराबर करना पड़ेगा। माना कोई कण है बिंदु ए से बी तक, ABC पथ द्वारा किया गया कार्य, ABC पथ से ले जाने में किया गया कार्य, ABC पथ से ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य भैया बराबर होगा काय के? हम किसी अन्य पथ, दूसरे पथ से ले जाओ, अन्य पथ BQV से ले जाने में किया गया कार्य। समझ में आया? मानो कोई कण है हमारे पास, हम उसे बिंदु ए से बी तक लेके जा रहे हैं, हमारे पास 2 रास्ते हैं, हम इससे लेकर जाएंगे तब भी हमें उतना ही कार्य करना पड़ेगा। मैंने अभी बताया था गुरुत्वाकर्षण बल में कोई पिंड यहाँ टंगा है नीचे बिल्कुल ज़मीन पर ही, उसके थोड़ा सा ऊपर है, और कोई कण 10 किलोमीटर ऊपर टंगा है, तो उस पर अट्रैक्शन फोर्स नीचे की ओर दोनों में बराबर आरोपित होता है, उतना ही कार्य लगेगा, उतना ही काम करना पड़ेगा। तो देखिए किया गया कार्य, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए W कार्य बराबर करते हैं दोनों के, WABC बराबर WBQV। कोई दिक्कत? इसे हम ऐसे करके कि आपके जो फॉर्मूला बन के आया था वो ये था, लिमिट ए से बी तक F वेक्टर डॉट DR वेक्टर बराबर इंटीग्रेशन लिमिट ए से बी F वेक्टर डॉट DR वेक्टर। ये था हमारा ABC पथ के लिए और ये था हमारा BQV पथ के लिए।
कोई दिक्कत? तो देखिए दोनों पद के लिए किया गया कार्य हमेशा बराबर होता है। संरक्षी बल हमसे ऐसा कहता है। इसके उदाहरण लिख देता हूँ। उदाहरण संरक्षी बल के उदाहरण, पहला तो गुरुत्वाकर्षण बल मैंने आपको बताया था, गुरुत्वाकर्षण बल। और आपका दूसरा उदाहरण हो जाएगा विद्युत बल। ठीक है, आप फटाफट इनको नोट करते रहिए। बहुत बढ़िया। देखिए 42 शॉर्ट क्वेश्चन थे, उसमें से 40 मैंने आपको एक करा दिया है। सेकंड क्वेश्चन बोर्ड पे लेता हूँ। सेकंड क्वेश्चन, द्रव्यमान केंद्र। भैया द्रव्यमान केंद्र, देखिए यहाँ पर आपको ये टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि ये कौन से चैप्टर से क्या है, बस जो भी है यहीं पर देखिए, आपको सब चीज़ आती है। अब ये मत कहना कि हमने ये कभी पढ़ा नहीं है, ये मत कहना ये कौन से चैप्टर से आया है। आप ये समझिए आपकी पूरी बुक के आया है, आपकी बुक है आपकी यांत्रिक एवं तरंग गति, ये उससे लिया गया है। अब ये मत सोचना कौन से चैप्टर से, इसमें टाइम वेस्ट मत करना, बस ये हेडिंग है तो है। द्रव्यमान केंद्र है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मैं बताने के लिए यहीं पर आया हूँ। देखिए द्रव्यमान केंद्र क्या है, आपको ये क्या थोड़ी सी फीलिंग आ गई होगी। किसी पिंड अथवा निकाय का वह केंद्र, क्या बोला मैंने, किसी पिंड अथवा निकाय का वह केंद्र जिस पर संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है। भैया द्रव्यमान केंद्र कहलाता है, लिख देते हैं। किसी पिंड अथवा निकाय का वह बिंदु जिस पर संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान केंद्रित होता है। संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान केंद्रित होता है। अरे भैया ये भाषा मुझे बनाने में ही पड़ी है, देखो इसको ही पढ़ के मालूम पड़ रहा है। द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान केंद्र यानी कि द्रव्यमान वाला केंद्र। किसी पिंड अथवा निकाय का वह बिंदु जिस पर संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान केंद्रित होता है, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। लेकिन भैया ये ऐसी भाषा होगी, जब आपको कुछ नहीं आ रहा है पेपर में तो आप ये लिख सकते हैं, तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अच्छी वाली भाषा की अगर मैं बात करूँ, अथवा, भैया ये थोड़ी सी अच्छी भाषा है। कौन सी? किसी पिंड अथवा निकाय का, किसी पिंड अथवा निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है। किसी पिंड अथवा निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जिसके चारों ओर स्थित कण, जिसके चारों ओर स्थित कणों के द्रव्यमानों का सदिश योग शून्य होता है। भैया आपको समझ में नहीं आया, मुझे पता है, देखो दोबारा पढ़ते हैं। अथवा किसी पिंड अथवा निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है, द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है। किसी पिंड अथवा निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जिसके चारों ओर उपस्थित कणों के द्रव्यमानों का आघूर्ण शून्य होता है। बस इतना याद करना, बस ये फिगर ऐसे करके दिमाग में रखना चाहिए। मतलब जो भी मैं बता रहा हूँ उनकी आपको पूरी पिक्चर दिमाग में चलानी चाहिए, तभी याद रहता है। ये ऐसा कंसेप्ट है। किसी पिंड अथवा निकाय का वह बिंदु जिस पर संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान केंद्रित रहता है, या किसी पिंड अथवा निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जिसके चारों ओर स्थित कणों के द्रव्यमानों का सदिश योग शून्य होता है। तो बस यही आपका द्रव्यमान केंद्र है। शॉर्ट में और क्या लोगे, बस बहुत है। इसके आपको 5.5 नंबर मिल जाएंगे, इतना लेके आओगे तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 3 ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये है कि सिद्ध कीजिए, भैया थोड़ा अच्छा डेरिवेशन है ये, सिद्ध कीजिए कि वाह्य बलों की अनुपस्थिति में, सिद्ध कीजिए कि वाह्य बलों की अनुपस्थिति में सिद्ध कीजिए कि वाह्य बलों की अनुपस्थिति में द्रव्यमान केंद्र का वेग स्थिर रहता है। द्रव्यमान केंद्र का, अभी हमने पढ़ा द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, उसकी बात चल रही है। सिद्ध करना है कि वाह्य बलों की अनुपस्थिति में द्रव्यमान केंद्र का वेग
स्थिर रहता है, स्थिर रहता है, अथवा उसका त्वरण भी शून्य हो जाता है, तथा उसका त्वरण भी शून्य हो जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट। मान लो इस क्वेश्चन को बहुत बार आया, ये क्वेश्चन VIMP है। ये मैं सोच रहा कौन से चैप्टर से किया है, आप बाद में देखते रहना, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं ओनली वही लूंगा बोर्ड पे, बस सीधी बात ये है। इसको जरा आराम से समझते हैं। ये क्या लिखा है मैंने, सिद्ध करना है कि वायुबलों की उपस्थिति में द्रव्यमान केंद्र का जो वेग होता है वो स्थिर रहता है तथा उसका त्वरण भी शून्य हो जाता है। देखिए भैया, द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, आप देखना मैं थ्योरी बना कैसे रहा हूँ जरा देखना, हमें क्वेश्चन से मालूम पड़ जाएगा आधा काम तो हमें करना क्या है। देखो, द्रव्यमान केंद्र होता है किसी निकाय का वह बिंदु, लेकिन जब निकाय ही नहीं होगा तो द्रव्यमान केंद्र कहाँ से आएगा, तो फिनिश। सबसे पहले आपको निकाय मानना पड़ेगा, ये मान लिया निकाय, बहुत बढ़िया। इसका पेपर बनाने के लिए आपको समझाने के लिए बना दे रहा हूँ मैं। द्रव्यमान केंद्र, ठीक, द्रव्यमान केंद्र तभी होगा जब निकाय होगा, और ठीक है, द्रव्यमान केंद्र के स्थित चारों ओर वह बिंदु, उसमें कण भी तो होंगे भैया। तो मान लिया हमने इसमें n कण हैं, ठीक, बहुत बड़ी, बस इतना ही काम करना है आपको। अब देखो अपने आप काम होता है। देखो सबसे पहले लिखेंगे माना कोई निकाय है, आपको इतना कम दिमाग चलाना पड़ता है, लिख के इतना आना पड़ता है। देखो माना कोई निकाय, माना कोई निकाय है जिसमें कणों की संख्या n है, ऐसे ही लिखते हैं बना के भैया, हम क्या रट के थोड़ी आए हैं, जिसमें कणों की संख्या n है, स्मॉल n है, ठीक भैया। इतना तो आपको पता ही होगा, जब किसी कण भी है तो उनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी होगा, तो द्रव्यमान लिख देंगे, बस ऐसे ही लिखते चले जाओ, जो आपके दिमाग में आ रहा है वो सब सही है। कणों की संख्या n है तथा इनके द्रव्यमान क्रमशः लिख दो भैया, m1 m2 m3 डॉट 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 mn। हमें क्या मालूम है कितना द्रव्यमान होगा, ठीक है भैया, द्रव्यमान हो गए। तो भैया इनके स्थिति सदिश भी तो होंगे, स्थित भी तो हैं ये, तो स्थिति वेक्टर निकाल लो, तथा इनके स्थिति सदिश वो भी लिख देते हैं भैया, r1 r2 वेक्टर, r1 वेक्टर, r3 वेक्टर, डॉट 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 rn वेक्टर। अच्छी बात है। अब क्या कर सकते हैं, थोड़ी चालाकी कर लो। तथा माना संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान क्या मानो भैया, कैपिटल M। तो आपको पता है संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान क्या होगा, जितने उसके कण हैं उन सबका द्रव्यमान जोड़ दो बस। तो कैपिटल M बराबर आएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 mn, ठीक। तो ऐसे इसके साथ करो स्थिति सदिश, ठीक है, स्थिति सदिश निकाल लेते हैं। ठीक है, तो द्रव्यमान केंद्र का स्थिति वेक्टर निकाल लेते हैं। द्रव्यमान केंद्र का स्थिति वेक्टर, ठीक, कैपिटल R वेक्टर लगाओ चाहे मत लगाओ, अच्छा तुम्हारी है, r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर प्लस r3 वेक्टर एंड डॉट 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 rn वेक्टर। बस बहुत सिंपल है, बस देखते चले जाओ होता क्या है। देखो इस निकाय से हमने इतनी सारी बातें बनाना लिख दी। इस निकाय में कभी भी ध्यान रखना, निकाय का कोई क्वेश्चन हो तो उसमें इतनी बातें आपको अपने आप लिख देनी है, बना के क्या जो चीज़ उसमें है वही आपको ओपन करनी है बस। अब देखिए इस डेरिवेशन में हमें क्या करना है, हमें इसका वेग शून्य, द्रव्यमान केंद्र का वेग स्थिर रहता है और उसका त्वरण शून्य करके लेके आना है। तो पहले वेग तो निकालो, उसमें वेग तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो वेग लेके आएंगे तो कैसे आएगा वेग, देखो अभी आता है वेग। समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ मैं इसको, समीकरण नंबर 2 इसको मान लेता हूँ मैं। तो समीकरण 1 व 2 से तो m इंटू आर कर देता हूँ मैं, ठीक है, एम आर आ जाएगा, ये एम आर बराबर m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 एंड डॉट 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 mn rn, ठीक है। लेकिन अब भी कुछ नहीं हुआ, इसमें वी तो आ ही नहीं रहा है, वेग की बात चल रही है भैया, है ना। तो क्या करता हूँ मैं, टी के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशियल कर देता हूँ, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है भैया, अवकलन कर देते हैं, क्या होगा देखते हैं। एम आर का होगा ओनली, ध्यान रखना एम कांस्टेंट रहेगा, डी आर वेक्टर ओवर डी टी
ठीक है, हम डिफरेंशियल कर रहे हैं भैया। m1 r1 वेक्टर ओवर dt प्लस m2 r2 वेक्टर dr1 होगा यहाँ पर, सॉरी dr1 आएगा, dr2 आएगा प्लस m3 dr3 वेक्टर ओवर dt। बस बहुत है, ठीक है, इतना ही। अब हम एक चीज़ जानते हैं, यहाँ से थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, क्वेश्चन को रफ कर दे रहा हूँ मैं डेरिवेशन बनाने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, लेकिन हम एक चीज़ जानते हैं कि क्या वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल। कितने लोग जानते हैं ये कमेंट में जरूर बताना। विस्थापन बट्टे समय अंतराल, अरे सीधी सीधी बात है, चाल और दूरी बट्टे समय, ये क्यों लिख रहे हैं सब, चाल लिख दो सीधी सीधी, बस बहुत है। चाल और दूरी बट्टे समय, तो देखिए दूरी ये रही r और समय ये रहा t फेनेस, तो इसकी ये लिख सकते हो v, तो ये हो जाएगा भैया mv। इसीलिए हमने डिफरेंशियल किया था, समझ में आ गया। हमने डिफरेंशियल किया क्या होता, mv बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 एंड डॉट 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 डॉट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हमने इनका मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एम वी बराबर समेशन आई बराबर 1 से लेके n तक एम आई वी आई, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे मैंने कुछ नहीं किया है, जितने एक सारे लिखे हुए थे, जैसे हम सीरीज़ में nth टर्म बनाते थे, इसलिए मैंने वहाँ पर लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन हम एक और चीज़ जानते हैं, क्या हम एक और चीज़ जानते हैं भैया, क्या रेखीय संवेग, आपको कभी लिखाया होगा रेखीय संवेग P बराबर होता है एम वी, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर ये काय का रेखीय संवेग है भैया, निकाय का रेखीय संवेग है, या द्रव्यमान के अंदर रेखीय संवेग है। यहाँ लिख देते हैं वेयर एम वी बराबर, इसको समीकरण नंबर का नाम दे देते हैं 3, द्रव्यमान केंद्र का रेखीय संवेग, ठीक है, क्योंकि कैपिटल एम, ठीक है, द्रव्यमान के अंदर द्रव्यमान, और ये ठीक है, और ये काय का हो जाएगा, ये पूरे निकाय का रेखीय संवेग समेशन आई बराबर 1 एंड एम आई वी आई बराबर निकाय का रेखीय संवेग, ये संपूर्ण निकाय का लिखना, ठीक है, निकाय का रेखीय संवेग, ठीक है भैया। तो इससे हमें एक बात स्पष्ट होती है, क्या स्पष्ट होती है, कुछ नहीं स्पष्ट होती है, देखिए क्या स्पष्ट होता है, हमें से एक चीज़ स्पष्ट होती है, यहाँ लिखेंगे, अतः समीकरण 3 से स्पष्ट होता है कि निकाय का, संपूर्ण निकाय का रेखीय संवेग, यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखो बात मैं अपनी उससे बना के नहीं लिख रहा हूँ, जो चीज़ आपके सामने है केवल उसी को भाषा में उतार रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। ये पूरे निकाय का रेखीय संवेग काय के बराबर है, ये द्रव्यमान के अंदर रेखीय संवेग के बराबर, तो लिख देते हैं यहाँ पे। अतः समीकरण 3 से स्पष्ट होता है कि संपूर्ण निकाय का रेखीय संवेग द्रव्यमान केंद्र के रेखीय संवेग के बराबर होता है भैया, द्रव्यमान केंद्र के रेखीय संवेग के बराबर होता है, ठीक। अब हम क्या करें इसमें, अब कुछ नहीं करेंगे, जो दिया वो लिख देंगे। दिया है कि बाह्य बलों की अनुपस्थिति में, ठीक है, ध्यान देना इस बात पर, बाह्य बलों की अनुपस्थिति में, उसके बाद दिया है एकदम सिद्धि करना है, बाह्य बलों की अनुपस्थिति में, बाह्य बलों की अनुपस्थिति में, यानी कि, हाँ जी, लेकिन हम एक चीज़ जानते हैं, क्या, कि नोट पॉइंट है, या लिखना जरूर, इसको लिख लेना, जहाँ पर एक ध्यान से लिख लेना अंडरलाइन करके, बाह्य बलों की अनुपस्थिति में, बाह्य बल, जब कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, यहाँ लिख लेना बाह्य बलों की अनुपस्थिति में, बाह्य बलों की अनुपस्थिति में, बाह्य बलों की अनुपस्थिति में रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, बस रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। अरे भैया कुछ दिक्कत वाली बात नहीं, हम जानते हैं रेखीय संवेग P बराबर एम वी, ठीक, संवेग का फॉर्मूला P बराबर एम वी होता है, लेकिन रेखीय कब लगता है, जब उसके वेग में परिवर्तन होता है।
तो वेग में परिवर्तन होगा तो रेखीय शब्द लग जाएगा उसमें, ठीक है, इसमें रेखीय संवेग लगा दिया है। तो वायु बलों की उपस्थिति में रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, यानी कि जैसा का तैसा ही रहता है, नियत रहता है, यानी कि सीधी बात है, कांस्टेंट रहता है यार। तो बस वही काम हमें करना है, इसके बराबर कांस्टेंट समेशन आई बराबर 1 एन एम आई वी आई बराबर कांस्टेंट बराबर कांस्टेंट कर दिया। लेकिन ये किसके बराबर है भैया? एम वी के बराबर है, द्रव्यमान केंद्र के रेखीय संवेग के बराबर है। इसको लिख सकते हैं हम एम वी बराबर भी कितना भैया? कांस्टेंट। ठीक, बहुत ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये द्रव्यमान केंद्र की विशेषता है। द्रव्यमान केंद्र की विशेषता क्या है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये लिखा हुआ वाह्य बलों की अनुपस्थिति में जब रेखीय संवेग संरक्षित होता है, ये लिखा है वाह्य बलों की अनुपस्थिति में रेखीय संवेग संरक्षित रहता है तो द्रव्यमान केंद्र का रेखीय वेग भी संरक्षित रहता है। तब द्रव्यमान केंद्र का वेग स्थिर रहता है। बस हो गया काम खत्म। आपको ये पता होना चाहिए द्रव्यमान केंद्र की एक विशेषता है। ये क्या विशेषता है कि जब इस पर कोई वाह्य बल नहीं कार्य करेगा, पूरे पिंड पर, ये द्रव्यमान केंद्र पर कोई वाह्य बल कार्य नहीं करेगा, वाह्य बलों की अनुपस्थिति में द्रव्यमान केंद्र का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। ये रहा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का कि जब वाह्य बल की अनुपस्थिति होगी तो रेखीय संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। जब रेखीय संवेग संरक्षित रहता है तो द्रव्यमान केंद्र का वेग ऑलवेज स्थिर रहता है भैया। यानी कि हमारी पहली बात यहाँ प्रूव हो चुकी है। अब सेकंड बात आती है त्वरण। त्वरण को डिनोट करते हैं ए से, यानी कि ए बराबर 0। तो ये लेकर आते हैं, कुछ नहीं, बहुत बढ़िया। समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं कितनी हम? 4। समीकरण नंबर 4 बराबर एम वी बराबर कांस्टेंट, ठीक है। इसका कर दो अगेन टी के सापेक्ष डिफरेंशियल। टी के सापेक्ष डिफरेंशियल करने पर ये आएगा एम डी वी ओवर डी टी बराबर कांस्टेंट, ठीक है, 0 हो जाएगा। ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके बराबर ये था तो इसका भी कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कितना आएगा, ये कर दे रहे हैं। चलो, समेशन आई बराबर 1 से लेके एन तक एम आई डी वी आई ओवर डी टी, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। लेकिन अब एक और चीज़ हम जानते हैं, क्या कि त्वरण ए बराबर होता है डी वी ओवर डी टी। ये बात आपको फर्स्ट ईयर इंटर में पता चली होगी, ए बराबर डी वी अपॉन डी टी होता है। फिनिश। तो वही काम है यहाँ पे हमें करना है। हमें क्या करना है, एम की रख लेते हैं ए एम ए बराबर, कहाँ गया ये मसाला है, ठीक, समेशन आई बराबर 1 एन एम आई वी आई एम आई डी वी आई ओवर डी टी, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन अब हम क्या जानते हैं, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, हम बल बराबर आ गया ये। तो इसकी जगह पे मैं क्या रख देता हूँ यहाँ पे, मैं भैया डी वी ओवर डी आई है तो यहाँ पे भी ए रख देता हूँ मैं, ठीक है। हाँ, लेकिन उसके बाद हम एक फॉर्मूला जानते हैं, हम एफ बराबर एफ वेक्टर बराबर एम ए वेक्टर। आपने पढ़ा होगा ये बल का फॉर्मूला होता है। लेकिन एक और चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर इस एम ए की जगह आप एफ नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये एम यहाँ पर द्रव्यमान है, वो भी काय का, द्रव्यमान केंद्र का। लेकिन यहाँ स्मॉल एम है, ये निकाय का द्रव्यमान है, निकाय के कणों का, है ना। तो यहाँ रख सकते हैं आप। तो यहाँ आएगा कैपिटल एम ए बराबर एम इंटू ए बराबर, यहाँ पे एफ रख सकता हूँ मैं, एन इसके लिए आएगा एफ वेक्टर, ये एफ आई वेक्टर। बट ये तो आपको क्वेश्चन में दिया है ना कि वाह्य बलों की अनुपस्थिति में, यानी कि कोई वाह्य बल कार्य नहीं करेगा, वाह्य बलों की अनुपस्थिति में, कोई वाह्य बल ही नहीं कार्य करेगा तो टोटल बल बराबर 0, एफ वेक्टर बराबर 0। तो इसके हो जाएगा 0। तो एम ए वेक्टर बराबर आएगा 0। एम को भी उधर भेज देते तो ए वेक्टर बराबर कितना आएगा भैया? 0। बस यही हमें सिद्ध करना था। ये देखो तुरंत 0 आ गया कि नहीं, हम ये लिख देंगे, अतः पूरी लाइन लिख देंगे, आपके क्वेश्चन में था, अतः वाह्य बलों की अनुपस्थिति में, वाह्य बलों की अनुपस्थिति में, अतः वाह्य बलों की अनुपस्थिति में द्रव्यमान केंद्र का वेग स्थिर रहता है,
द्रव्यमान केंद्र का वेग स्थिर रहता है तथा त्वरण भी शून्य हो जाता है। अभी निकल के आया कि नहीं? त्वरण भी शून्य हो जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। देखिए, मैंने आज तक कभी फिजिक्स पढ़ाई नहीं है, ये मेरा फर्स्ट चांस था। तो आपको कैसा लगा ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा या बुरा लगा, या मैं अपने आप में और सुधार करूं। मैंने आज तक कभी फिजिक्स नहीं पढ़ाई है, या ये मेरा पहला वीडियो था फिजिक्स का, आपने मेरे चैनल पर देखा होगा। तो देखिए, मैंने अपनी तरफ से आपको पूरी कोशिश की है समझाने की। आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपके समझ में आया है आज का टॉपिक या नहीं। देखिए, मैंने आपको 42 क्वेश्चन चूज़ किए थे, उसमें से आपको मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए हैं। ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है ये कौन से चैप्टर से लिया है, क्या लिया गया है। बस ये क्वेश्चन है, आपको इतना पता होना चाहिए, हमें इसे सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, चैप्टर का ध्यान मत करना, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा है और पेपर आपके मार्च में ही आने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फटाफट से जितना भी मैंने काम कराया है इसको अच्छे से याद कर लेना, प्रिपरेशन कर लेना। ओके, बाय, सी यू टुमारो। कल मिलते हैं नए और वीडियो के साथ। ठीक है, सी यू टुमारो। ओके, बाय।